हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन नंबर 6 ऑफ बीएसए 2023 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 7 बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट की। सेक्शन 7 बोलता है द फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू और विच सपोर्ट और रिबर्ट एन इन्फरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट or which establish identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which the fact and issue or relevant fact happen or which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose। तो वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं वो रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 7 के अंदर। फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट का इन्फरेंस निष्कर्ष सपोर्ट कर रहे होते हैं या फिर रिबर्ट कर रहे होते हैं, वो फैक्ट भी रेलेवेंट होते हैं। या फिर कोई पर्सन है, कोई थिंग है जिसकी आइडेंटिटी ज़रूरी है और कोई फैक्ट हैं जो उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो फैक्ट ज़रूरी हैं, वो रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 7 के अंदर। या फिर कोई फैक्ट टाइम और प्लेस बता रहे हैं कि कहाँ पर फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट हुआ है, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 7 में। या फिर जो फैक्ट्स पार्टीज़ के बीच का रिलेशन बता रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 7 डील करता है आइडेंटिफिकेशन परेड से। पहले जब ये क्वेश्चन आता था कि किस सेक्शन में आइडेंटिफिकेशन परेड है तो सेक्शन नंबर 9 मार्क किया जाता था। अब क्योंकि बीएसए इन्फोर्स हो गया है तो हम सेक्शन नंबर 7 मार्क करेंगे। सेक्शन नंबर 7 में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है। सेक्शन नंबर 7 में 5 तरीके के फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं। वो जो एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो इन्फरेंस को सपोर्ट या रिबर्ट कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी बता रहे हैं पर्सन या प्लेस की, जो टाइम और प्लेस फिक्स कर रहे हैं रेलेवेंट फैक्ट का या फिर फैक्ट एंड इशू का, या फिर वो जो पार्टीज़ के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, ये सारे फैक्ट क्या होते हैं सेक्शन नंबर 7 के अंदर रेलेवेंट होते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए। क्या ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए की विल है? The state of A's property and of his family at the date of alleged will may be relevant। तो जो ये स्टेट ऑफ उसका प्रॉपर्टी है या फिर उसका फैमिली है जिस दिन ये विल बनाई गई उस डेट पर, ये रेलेवेंट हो जाएगा। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट एंड इशू को या फिर रेलेवेंट फैक्ट को, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 7 के अंदर। इलस्ट्रेशन बी कहता है ए स्यू बी फॉर अ लिबल इम्प्यूटिंग डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। ए ने बी को लिबल के लिए क्या किया है, स्यू करा है कि उसने उसका, ए ने बी का डिफर्मेशन किया है। ए अफर्म करता है दैट द मैटर एलिज्ड टू बी लिबलस इज ट्रू, द पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लिबल वाज पब्लिश्ड मे बी रेलेवेंट फैक्ट एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट एंड इशू। तो जो पार्टीज़ के बीच का रिलेशन था जिस समय वो लिबलस डिफर्मेशन आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया गया, और उस समय पार्टीज़ के बीच का जो रिलेशन था वो रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट एंड इशू को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। द पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द एलिज्ड लिबल आर इरेलीवेंट। जो अनकनेक्टेड है वो रेलिवेंट नहीं होगा। दो द फैक्ट दैट देयर वॉज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट इफ़ इट अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन द पार्टी। उनके बीच में कोई डिस्प्यूट था तो वो डिस्प्यूट रेलिवेंट हो जाएगा अगर उस डिस्प्यूट से उनके रिलेशन में फ़र्क पड़ रहा है तो, क्योंकि रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो जो सारे फैक्ट रिलेशन पे प्रभाव डाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट एंड इशू को। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है उन दोनों के बीच में जिससे उनके रिलेशन पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो वो इंट्रोडक्टरी नहीं होगा फैक्ट एंड इशू का, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसका प्रभाव रिलेशन पे पड़ रहा है तो वो डिस्प्यूट क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो उसका प्रभाव रिलेशन पे पड़ रहा है। और उन लोगों का रिलेशन क्या था जब उन्होंने डिफर्मेटरी आर्टिकल पब्लिश करा, तो वो रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए
यहाँ पर वो डिस्प्यूट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो वो इररेलेवेंट है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। A is accused of crime. The fact that soon after the commission of the crime A absconded from his house. ये रेलिवेंट है सेक्शन 6 के अंदर एज अ कंडक्ट। अभी हमने पढ़ा एक अभियुक्त है क्राइम के लिए, और जैसे ही क्राइम होता है वो अपने घर से भाग जाता है, तो ये कंडक्ट की तरह रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 6, सब्सिक्वेंट कंडक्ट की तरह रेलिवेंट हो जाएगा। द फैक्ट that at the time when he left home he had a sudden and urgent business at the place to which he went is relevant। पर ये फैक्ट है कि जब उसने घर छोड़ा तब उसे जहाँ पर वो गया वहाँ पर उसे अर्जेंट बिजनेस का काम था, as tending to explain the fact that he left home suddenly। The detail of the business on which he left are not relevant except in so far they are necessary to show that the business was sudden and urgent। तो जो भी उसके बिजनेस का डिटेल है वो ज़रूरी नहीं है, बट सिर्फ उतना डिटेल ज़रूरी है जहाँ पर वो ये बता रहा है कि वो उसे अर्जेंट जाना था इसलिए वो गया है। तो वो अर्जेंसी दिखाने के लिए सिर्फ उतनी डिटेल ज़रूरी रहेगी और बाकी नहीं ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसे सडन जाना पड़ा। तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लेन कर रहा है उसके कंडक्ट को कि उसे अर्जेंट जाना पड़ा, इसलिए ये सेक्शन नंबर 7 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगा। Illustration D. A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A। तो A ने B को स्यू करा कि उसने B ने C को इंड्यूस करा है कि वो A की सर्विस क्या करे, छोड़ दे। C on leaving A service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer। जब सी ए की सर्विस छोड़ रहा था तो उसने कहा कि बी ने मुझे बेटर ऑफर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये जो उसने बोला, ये स्टेटमेंट सी के कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, और वो स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेनेटरी होते हैं फैक्ट एंड इशू को, वो रेलेवेंट हो जाते हैं। तो सेक्शन 7 के अंदर ये रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ई. A accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife। B says as he deliver it, A says you to hide this। क्या होता है यहाँ पे, A accused है थेफ्ट का, ठीक है, और B क्या करता है, B जाकर उसको उसकी वाइफ को, A की वाइफ को प्रॉपर्टी देता है और बोलता है A ने कहा है इसको छुपा दो। B's statement is relevant as explanatory of a fact which is a part of a transaction। तो ये जो बी बोल रहा है कि ए ने कहा है इसको छुपा दो, ए की वाइफ से जाकर बोल रहा है कि ए ने कहा है इसको छुपा दो, ये जो बी का जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है और ये पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन एफ कहता है A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of the mob। तो A पे चार्जेस लगे हैं कि उसने राइट कमिट किया है और वो जो मॉब थी उसका हेड था वो। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो जो क्राइज है मॉब की, जो भीड़ की क्राइज है, वो रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन है, जो नेचर है इस इंसिडेंट का, इस मॉब का, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एज अ एक्सप्लेनेटरी फैक्ट क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 7 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है आइडेंटिफिकेशन परेड। इस पे लॉन्ग आंसर भी बनता है और ये प्री में भी पूछा जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन परेड ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर करवाया जाता है, पुलिस के द्वारा करवाया जाता है। ये कोई राइट नहीं होता अक्यूज्ड का, अगर अक्यूज्ड पर्सन है जिसको अरेस्ट करा गया और वो ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाए, नहीं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होता है, पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी होती है। और जब कोर्ट ये परेड करवाते हैं तो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि कोई विटनेस है। विटनेस क्या बोल रहा है कि मुझे पता है अक्यूज्ड कौन है, मैंने उसको देखा है। तो अब यहाँ पर परेड के करवाने के टाइम पर अक्यूज्ड को प्रेजेंट किया जाता है, उसके साथ और भी लोग प्रेजेंट करे जाते हैं और उन सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाता है।
अब विटनेस को बिना किसी हेल्प के, बिना किसी एड के आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन पर्सन है जिसको उसने देखा था जब ऑफेंस हुआ था, जिसको वो क्लेम कर रहा है कि मैंने देखा है अक्यूज्ड को। इससे क्या होता है, विटनेस की जो वेरासिटी है, जो उसकी क्रेडिटेबिलिटी है, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस है, इसका टेस्ट होता है। उसकी मेमोरी कितनी रिफ्रेश है, उसकी मेमोरी में कितना उसका अक्यूज्ड का फेस है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो ये देखा जाता है। और सबको साथ में खड़ा किया जाता है, जितने भी पर्सन्स होते हैं, और उनमें एक अक्यूज्ड होता है। ये आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद जो एविडेंस दिया जाता है विटनेस के द्वारा, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है और इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान करवाया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन परेड फ्रेंड्स टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करेंगे। सेक्शन 8 Things said or done by a conspirator in reference to the common design। सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 10 का। सेक्शन 8 जो है वो बेस करता है हमारा थ्योरी ऑफ एजेंसी पर। सेक्शन 8 where there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense। जहाँ पर ये रीजनेबल ग्राउंड है या कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी है ऑफेंस कमिट करने के लिए या फिर कोई एक्शनेबल रॉन्ग कमिट करने के लिए। एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। कुछ भी बोला गया, किया गया या लिखा गया उनमें से किसी भी एक पर्सन के द्वारा या पर्सन्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा, इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन, जो उनका कॉमन इंटेंशन है कॉन्स्पिरेसी कमिट करने का, उसके रेफरेंस में कुछ बोला गया, कुछ किया गया, कुछ लिखा गया। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम। कब? जब वो इंटेंशन किसी के माइंड में आई, फर्स्ट एंटरटेन हुई है, उसके बाद कुछ बोला गया, कहा गया या फिर लिखा गया, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव्ड टू बी सो कॉन्स्पायरिंग। क्या किस चीज़ के लिए रेलेवेंट हो जाएगा कि वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी as for the purpose of showing that such person was a party to it। तो दो चीज़ें प्रूफ होंगी इससे, पहला कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, दूसरा कि वो पर्सन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो ये दो चीज़ों को प्रूफ करता है। इलस्ट्रेशन कहता है reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the state। द फैक्ट दैट बी क्या कर रहा है, बी आर्म्स प्रोक्योर्ड कर रहा है यूरोप में कॉन्स्पिरेसी के पर्पस के लिए, सी मनी कलेक्ट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट के लिए, डी परसुएट कर रहा है और लोगों को कि वो कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करें, ई पब्लिश कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट्स को, एफ ट्रांसमिट कर रहा है और दिल्ली से लेके सिंगापुर में वो पैसा जो सी ने कलेक्ट करा था वो जी को भेज रहा है सिंगापुर में। जो कंटेंट ऑफ लेटर हैं जो एच के द्वारा लिखे गए हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में, वो रेलेवेंट हो जाएंगे दो चीज़ें प्रूफ करने के लिए, पहला कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, दूसरा कि ए हिस्सा है कॉन्स्पिरेसी का। ऑल दो जो ए है वो बाकी सब लोगों को नहीं जानता है, और although the person by whom they were done were the strangers to him। सब जिन लोगों के द्वारा भी पैसा कलेक्ट करा गया, लोगों को परसुएट किया गया, ये सब क्या है, ए से स्ट्रेंजर हैं। एंड although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it। तो जब वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना उसके पहले ही वो लोग हिस्सा थे और उसके आने के बाद उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारा काम जो हुआ वो और जो लेटर में लिखा गया एच के द्वारा कॉन्स्पिरेसी के बारे में, ये बताता है कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। मिर्ज़ा अख्तर वर्सेस किंग एम्परर के केस में क्या हुआ कि एक वाइफ थी, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का कत्ल करवाया, उसका मर्डर करवा दिया, और जब वो लोग
रिलेशनशिप में थे, कोई उसका दोस्त और वो उसकी वाइफ जिसने अपने हस्बैंड का कत्ल करवाया, तो वो लोग आपस में लेटर्स एक्सचेंज करते थे। जब ये सारा इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद जब वाइफ अरेस्ट हुई तो उसने बोल दिया कि जो भी इंसिडेंट था, जो भी हुआ था, सब कुछ उसने बता दिया। तो ये हेल्ड हुआ कि जो कॉन्स्पिरेसी एंटरटेन हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी स्टेटमेंट उसकी वाइफ के द्वारा दिए गए हैं वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होंगे, बट जब कॉन्स्पिरेसी के दौरान जो लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे वो और उसके फ्रेंड में, वो रेलेवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 कहता है anything said, done, or written by any one of such person in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any of them। यहाँ पे first entertained by any of them का मतलब है कि जब किसी एक पर्सन के माइंड में वो कॉन्स्पिरेसी आई और उसके बाद जो इंटेंशन को एंटरटेन किया, मतलब उसके माइंड में कॉन्स्पिरेसी आई और उसके बाद जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, दो या दो से ज़्यादा जिनमें कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उनके द्वारा कुछ बोला गया, कुछ लिखा गया या कुछ किया गया, वो रेलेवेंट होगा, प्रूफ करेगा सेक्शन नंबर 8 के अंदर। जो कॉन्स्पिरेसी हो जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो कुछ किया गया, बोला गया या फिर लिखा गया, वो रेलेवेंट नहीं होगा। एक इंटेंशन आने के बाद जो बोला गया, किया गया या लिखा गया, वो रेलेवेंट होगा। तो यही चीज़ मिर्ज़ा अख्तर वर्सेस किंग एम्परर के केस में हेल्ड की गई कि जो लेटर्स ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी एक्सचेंज हो रहे थे वो रेलेवेंट हैं, और जो वाइफ ने स्टेटमेंट दिया है कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो जाने के बाद, अरेस्ट हो जाने के बाद, वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट नहीं है। फिर एक केस है सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था और उसके बाद वो कॉन्स्पिरेसी उसने छोड़ दी, वो उसका हिस्सा नहीं रहा। अब कॉन्स्पिरेसी से उसको अलग होने के बाद अगर उसने कुछ बोला, कहा या किया, वो कॉन्स्पिरेसी प्रूफ करने के लिए सेक्शन नंबर 8 में रेलेवेंट नहीं होगा। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहम्मद अतीक एंड अदर्स 1988 का केस है। इसमें भी यही हेल्ड किया गया, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो अरेस्ट होने के बाद दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट, वो कॉन्स्पिरेसी नहीं बताते हैं, वो ना ही कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है वो पर्सन, ये भी नहीं बताते हैं। वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट नहीं होंगे, वो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट नहीं होंगे। यही हेल्ड किया गया है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहम्मद अतीक एंड अदर्स के केस में। तो सेक्शन नंबर 8 का जिस्ट यही है कि जो भी कहा गया है या लिखा गया है, बोला गया है, वो कॉन्स्पिरेसी के दौरान होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी ख़त्म होने के बाद नहीं होना चाहिए। जब इंटेंशन आई है माइंड में किसी के, वो तब होना चाहिए। और इससे दो ही चीज़ें प्रूव होंगी, एक कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है, दूसरा कि वो पर्सन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। थैंक यू।